हमारा टॉपिक पॉलीमर जिसका पार्ट नंबर 6 हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने योगात्मक बहुलकीकरण किया। योगात्मक बहुलकीकरण के अंदर मुक्त मूलक बहुलीकरण कर लिया हमने। फिर सेकंड नंबर आता है आयनिक बहुलीकरण, और आयनिक बहुलीकरण के दो टाइप थे, धनायनी बहुलीकरण और ऋणायनी बहुलीकरण, जिसको हमने धनायनी बहुलीकरण को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में आता है ऋणायनिक बहुलीकरण। जो आयनिक बहुलीकरण होता है इसको मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि जो वाइनिल व्युत्पन्न होते हैं वो शो करते हैं। वाइनिल व्युत्पन्न का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो होता है वो वाइनिल को शो करता है। X बाई कोई भी ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला और लेने वाला। जब हमने धनायनी बहुलीकरण की बात की थी तो यहाँ पर उस ग्रुप को जोड़ा गया था जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस ग्रुप को जोड़ेंगे जो क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो मान लो X की जगह हमने क्या कर दिया, Y जोड़ दिया, और जो क्या है इलेक्ट्रॉन ग्राही है। यहाँ पर जो Y है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, या फिर यहाँ पर हम Cl जोड़ सकते हैं। इसके स्थान पर Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करता है। तो जो ये अभिक्रिया होती है ये भी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसके अंदर ऋणायनी बहुलीकरण के अंदर बेस यानी कि क्षार यानी कि कौन से क्षार, प्रबल क्षार की आवश्यकता पड़ती है जो नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करते हैं। प्रबल क्षार जैसे हमारे पास में NaNH2, इसको बोला जाता है सोडामाइड, इसको काम में ले सकते हैं, या फिर C4N9Li N-ब्यूटिल लिथियम, ये भी प्रबल क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो प्रबल क्षार को लेकर के एकलक इकाई के साथ जोड़ करके बहुलीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करवाते हैं। इस प्रकार की जो बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको ऋणायनी बहुलीकरण या क्षार की प्रेजेंस में होती है। तो इसीलिए क्षार उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कह सकते हैं हम। ये जो अभिक्रिया होती है या ये बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होती है ये भी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। जैसे हम पहला लेते हैं श्रृंखला प्रारंभन पद, या फिर इसको बोला जाता है चेन इनिशियल स्टेप। क्या बोला जाता है, चेन इनिशियल स्टेप, जो क्या करता है श्रृंखला को प्रारंभ करने का कार्य करता है। यहाँ पर हमारे पास में वाइनिल व्युत्पन्न है। इस वाइनिल व्युत्पन्न को क्या बोला जाता है, एकलक इकाई, एकलक काम में ले रहे हम, और इसके साथ में कोई भी बेस ले सकते हैं। बेस को B से शो करते हैं और इसके साथ में अभिक्रिया करवाते हैं या श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो ये B इसके साथ जुड़ जाता है CH2CH और Y, और इस पर क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये किस में चेंज हो जाता है, कार्बरिनाइन में। किस में, कार्बरिनाइन में, या फिर इसको कार्बोएनाइन भी बोल सकते हैं, कार्बोएनाइन भी कह सकते हैं। तो ऋणायनी बहुलकीकरण के दौरान कार्बोएनाइन या कार्बरिनाइन बनता है, और कार्बरिनाइन का निर्माण बिस्मास बंध विखंडन से होता है। तो यहाँ पर क्या किया है, एक श्रृंखला को प्रारंभ कर दिया, इसीलिए इसका नाम हो गया श्रृंखला प्रारंभन पद। उसके बाद में दूसरे पद की बात करें हम, जिसको बोलेंगे श्रृंखला संचरित पद, या बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। श्रृंखला संचरित पद जो श्रृंखला को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। जो बना हुआ कार्बोएनाइन है ये नए एकलक
इकाई के साथ अभिक्रिया करेगा और एक नए प्रकार के कार्बोनिल की फॉर्मेशन करेगा, निर्माण करेगा। CH2Y ये हमारे पास में कार्बोनिल जो फर्स्ट पद में बना है, इसके साथ में फिर एक अन्य वाइनिल व्युत्पन्न के साथ में अभिक्रिया करवाएं। अभिक्रिया करवाने के दौरान हमें एक लंबी श्रृंखला वाला कार्बोनिल प्राप्त हो जाएगा और इस CH2CH और Y अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में ये बना हुआ कार्बोनिल आगे एक N प्रकार के वाइनिल डेरिवेटिव के साथ में अभिक्रिया करेगा। यहाँ पर N प्रकार के वाइनिल डेरिवेटिव काम में लेते हैं हम। N प्रकार से करेगा तो इसे N की फॉर्म में जोड़ देंगे तो एक बहुत बड़ी या लंबी श्रृंखला के रूप में हमें कार्बोनिल प्राप्त हो जाएगा। इसके पीछे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, यानी कि ऐसे CH2CH बहुत सारे जुड़े हुए हैं, एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं। तो CH2CH नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे और Y, तो एक लंबी श्रृंखला के रूप में हमें कार्बोनिल प्राप्त हो गया। ये था हमारा श्रृंखला संचरित पद, जिसमें एक लक इकाइयाँ जुड़ती जाती हैं और श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है श्रृंखला संचरित पद, श्रृंखला समापन पद। संचरित पद हमने कर लिया, श्रृंखला समापन पद या इसको बोला जाता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, यानी कि यहाँ पर जो एक लंबी श्रृंखला वाला कार्बोनिल बना है, इसको हमें क्या करना है, समाप्त करके एक बहुलक का निर्माण करना है। और इसीलिए इस जो श्रृंखला को बोला जाता है श्रृंखला समापन पद। क्या बोला जाता है, श्रृंखला समापन पद। तो इस लंबी श्रृंखला को हम लेंगे VH2CHY और यहाँ पर CH2CHY के साथ में पीछे N लगा देंगे, यानी कि SC वाइनिल डेरिवेटिव की बहुत सारी एकलक इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं और CH2CHY और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये था हमारा श्रृंखला समापन पद कर रहे हैं हम। जब हमने दनायनी बहुलीकरण की बात की थी तब श्रृंखला समापन पद 2 प्रकार से हो रहा था, एक स्वतः हो रहा था और दूसरा किसके द्वारा हो रहा था, नाभिक स्नेही के द्वारा हो रहा था। नाभिक स्नेही को जोड़ करके हमने इस श्रृंखला समापन पद को किया था। लेकिन यहाँ देखो स्वतः नहीं होता, हमारे पास में किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, लेकिन यहाँ नाभिक स्नेही के द्वारा नहीं हो सकता क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसके साथ में कौन जुड़ेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो जो ऋणायनी बहुलीकरण की जो धनायनी बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो तो स्वतः और नाभिक स्नेही के द्वारा होती है, और जो ऋणायनी बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होती है। यहाँ पर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही जोड़ेंगे तो हम इसको इस प्रकार से H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करवा दें और H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर BCH2CHY ये जो कार्बोनिल है वो समाप्त हो जाएगा, और कार्बोनिल जब समाप्त होगा तो हमें एक नए प्रकार के बहुलक का प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसके पर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ये इसके साथ जुड़ेगा और इस प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार हम
ऋणायनी बहुलीकरण या बेस या प्रबल क्षार सोडामाइड या ब्यूटिलिथियम काम में लेकर के हम ऋणायनी बहुलीकरण को करवा सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में काम करता है और यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स नई के साथ जोड़ करके एकलक इकाइयों की जो बहुलीकरण की प्रक्रिया वो पूर्ण करवा करके बहुलक का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तब तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोड़ रहे हैं। और हमने ऋणायनी बहुलीकरण में क्या किया था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला था, तब हमने वहाँ पर क्या जोड़ा था, नाभिक्स नहीं। यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोड़ते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है उसके साथ नाभिक्स नहीं जोड़ करके एकलक इकाइयों को जोड़ करके बहुलक का निर्माण कर सकते हैं। ये था हमारा योगात्मक बहुलीकरण। जो योगात्मक बहुलीकरण है वो दो प्रकार का था, मुक्त मूलक और आयनिक प्रकार का, और मुक्त मूलक टाइप का दोनों कर लिए। आयनिक दो प्रकार का था, धनायनी और ऋणायनी, दोनों कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हमारा सेकंड जो आता है वो क्या आता है, संघनन बहुलीकरण। सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है, संघनन बहुलीकरण। जो योगात्मक बहुलीकरण था उसके कई पार्ट थे, और संघनन बहुलीकरण करते हैं अब हम। तो संघनन बहुलीकरण के अंदर क्या होता है, जब संघनन अभिक्रिया करवा करके बहुलक का निर्माण किया जाए तो वो संघनन बहुलीकरण होता है। संघनन बहुलीकरण के अंदर क्या होता है, योगात्मक में एकलक इकाइयां जुड़ रही हैं बार बार, लेकिन संघनन के अंदर एकलक इकाइयों का योग तो होगा, लेकिन एकलक इकाइयां एक तो अलग अलग प्रकार की होंगी, दूसरा कुछ न कुछ छोटे अणु का निष्कासन होगा। संघनन होगा तब क्या होगा, छोटे अणु का निष्कासन होगा। तो इसके अंदर एकलक इकाइयां तब भी जुड़ सकती हैं जब छोटा अणु बाहर निकलेगा, और एक के बाद एक एकलक इकाई जुड़ती जाती है। जैसे हम टेरिलीन या डेक्रोन लेते हैं, इसका निर्माण करें बहुलीकरण के दौरान, हमने पहले एकलक इकाई का योग करवाकर बहुलक का निर्माण कर चुके हैं, पीछे एग्जाम्पल लिया था। लेकिन यहाँ पर बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, एक के बाद एक जो एकलक इकाई होती है वो कैसे जुड़ती है और कैसे छोटे अणु बाहर निकलते हैं। जैसे हमारे पास में CH2 और OH, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, एक से अधिक क्रियात्मक समूह भी जुड़े होते हैं। जैसे हमारे पास में ये है टेरथैली कमल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये देखो टेरी का मतलब टेरथैलिक, लीन का मतलब एथिलीन ग्लाइकोल, ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, और ये क्या है, टेरथैलिक अम्ल। क्या है, टेरथैलिक अम्ल। अब देखो इसके अंदर क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, वो एक से अधिक प्रकार के होते हैं, इसीलिए ये जो प्रक्रिया होती है वो संघनन के द्वारा होती है। कुछ न कुछ छोटे अणु का निष्कासन होता है। जैसे हमारे पास में एक एकलक इकाई एथिलीन ग्लाइकोल की है, दूसरी किसकी है, टेरथैलिक अम्ल की है। अब देखो इन दोनों एकलक इकाइयों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो हम इसको इस प्रकार शो कर सकते हैं, OH CH2O बचेगा यहाँ पर, यहाँ कार्बन के साथ O जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में बेंजीन रिंग, और फिर C डबल बॉन्ड O और O और H। ये हमने यहाँ पर क्या किया है, दो ही एकलक इकाइयों को जोड़ा है। n प्रकार से जोड़ते तो इस H और इस H को हटा करके ब्रैकेट लगा करके पीछे n लगा देते, लेकिन अब देखो इसके साथ में फिर अब देखो यहाँ एथिलीन ग्लाइकोल की एकलक इकाई, यहाँ टेरथैलिक अम्ल। अब इसके बाद में किसकी एकलक इकाई लेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल की इकाई लेंगे। ये एथिलीन ग्लाइकोल है। अगले स्टेप में जब रिएक्शन करवाएंगे
तो यहाँ से फिर OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, तो एक एकलक इकाई और जुड़ेगी इसके साथ में, तो यहाँ से H2O को बाहर निकाल देंगे। तो H2O क्या है, एक छोटा अणु बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है। संघनन टाइप की विक्रिया हो रही है और संघनन टाइप की विक्रिया होकर के एकलक इकाइयों के जुड़ने से बहुलक का निर्माण होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, संघनन बहुलीकरण। अब देखो यहाँ पर OH CH2 और CH2O C डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग, और इसके बाद में C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ से OH बाहर निकल गया, ये H बाहर निकल गया H2O के रूप में। अब इसके साथ में ये O जुड़ जाएगा और CH2 और OH। इस तरीके से एकलक इकाइयाँ दो जोड़ी थी हमने। फिर यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल था, टेरथैलिक अम्ल, इसके बाद में एथिलीन ग्लाइकोल जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, एक और मान लो हम टेरथैलिक अम्ल को और जोड़ देते हैं इसके साथ में। तो टेरथैलिक अम्ल को जब इसके साथ जोड़ेंगे तो ये यहाँ जुड़ेगा, ये H यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एकलक इकाइयाँ जुड़ करके बहुलक का निर्माण कर रही हैं वो संघनन प्रकार से कर रही हैं, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि एक छोटे अणु का निष्कासन करके इसका निर्माण हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे CH2O, यहाँ पहुँच गए हम, यहाँ से OH निकल गया तो यहाँ C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा इसके साथ में, और C और COOH। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी बहुत सारी एकलक इकाइयाँ एक के बाद जुड़ सकती हैं, इधर भी जुड़ सकती हैं। तो इसका मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH2 और O C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग और C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से इसके पीछे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। ऐसे शो कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि हम कह रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल फिर टेरथैलिक एसिड फिर एथिलीन ग्लाइकोल टेरथैलिक एसिड जोड़ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम टेरिलीन है। इसी को डेक्रोन भी बोलते हैं। और टेरिलीन क्या है, एक पॉलीएस्टर है। टेरिलीन क्या है, एक पॉलीएस्टर है। क्या है, पॉलीएस्टर। अब देखो मैं सबसे पहले एस्टर की बात करते हैं। जब किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड O और R जुड़ा होता है उसको एस्टर बोला जाता है, या फिर COOR, ये जो ग्रुप जुड़ा होता है उसको एस्टर बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और O के बाद में फिर कार्बन आ रहा है, यानी कि यहाँ देखो आप C डबल बॉन्ड O और उसके बाद कार्बन, C डबल बॉन्ड O के बाद कार्बन, C डबल बॉन्ड O के बाद में कार्बन। तो इसमें क्या है, बहुत सारे एस्टर ग्रुप हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉलीएस्टर। तो इसीलिए जो एकलक इकाइयाँ बार बार जुड़ करके संघनित होकर के छोटे अणु को बाहर निकाल करके टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण कर रहे हैं, इस प्रकार की जो बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है संघनन बहुलीकरण। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। इसके अलावा एक विशेष सूचना, श्री श्याम स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनसे मेरा अनुरोध ये है कि जो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उसको वीडियो को बार बार देखें, ध्यानपूर्वक देखें, और आपको ये वीडियो पर जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, बने बनाए नोट्स भेज दिए जाएंगे। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें और अपना सफलता का एक निश्चित उद्देश्य बनाएं और उसी को फॉलो करें। धन्यवाद।